डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए। फिर एक मार्कर से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। देखो, ट्यूमर को सर के इस हिस्से से निकालना होगा, लेकिन ये काम कोई भी सर्जन नहीं कर सकता। यू नीड अ ब्लडी गुड सर्जन टू डू दिस जॉब बिकॉज द पोजीशन ऑफ द ट्यूमर इज वेरी ट्रिकी। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की ओर देखकर समझाने लगे। जैसे तुम्हारी मॉडलिंग फील्ड में हर प्रोजेक्ट हर मॉडल नहीं कर सकती, खास प्रोजेक्ट्स के लिए खास मॉडल्स को चुना जाता है, वैसे ही ये ऑपरेशन डॉक्टर अमृता के अलावा अगर कोई करेगा तो रिस्की होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वो ही द फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता थी। अनिका ने स्कैन रिपोर्ट्स ध्यान से देखे और नजरें रिपोर्ट्स पर रख के डॉक्टर अग्रवाल से पूछा, डॉक्टर कैन आई ट्राई? डॉक्टर अग्रवाल को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंफ्यूज्ड चेहरे से अनिका को पूछा, आई एम सॉरी यंग लेडी, कैन यू प्लीज कम अगेन? अनिका स्कैन रिपोर्ट्स पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। वो डॉक्टर अग्रवाल से कुछ कहने ही वाली थी, तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर कामिनी और मनीषा गुलेरिया अंदर आए। मनीषा ने अनिका को देखते ही डांट दिया, अनिका, ये क्या तरीका है? बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर अग्रवाल से नहीं मिल सकते, पता नहीं कब मैनर्स सीखोगी? डॉक्टर अग्रवाल को मनीषा की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखा और कहा, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल यंग गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट टू टॉक टू मी। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। डॉक्टर अग्रवाल के लिए अपने गुस्से को कामिनी ने किसी तरह दबाया। डॉक्टर अग्रवाल चलकर कामिनी के पास आए। कामिनी की पीठ थपथपाकर अनिका से कहा, देखो अनिका, कामिनी हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वो खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करें। ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामिनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कामिनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। डॉक्टर अग्रवाल अपनी चेयर पर वापस बैठे और कामिनी से पूछा, कामिनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? कामिनी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि अब उसके मुंह से जो निकलेगा वो झूठ होगा। कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशन देकर कुछ चेक करने लगी। फिर झूठ मूठ निराश होकर डॉक्टर अग्रवाल से बोली, नो सर, नो आंसर, आई थिंक वो बिजी होंगी। फिर उनके चार्जेस? मनीषा ने कामिनी को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है कामिनी, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वो जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे, आखिर एक ही तो बहन है उनकी। मनीषा का ये जेस्चर देखकर डॉक्टर अग्रवाल काफी इम्प्रेस हुए। उन्होंने मनीषा से कहा, मिसेस शर्मा इज लकी जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। मनीषा ने एक बड़ी सी स्माइल दी और डॉक्टर अग्रवाल से कहा, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। चलो बेटा। कामिनी, प्रीति, अनिका, डॉक्टर अग्रवाल को और भी पेशेंट्स देखने हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाला, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर। तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अनिका ने वो कागज पर्स में रख लिया। जब अनिका कैबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर, ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी। शादी के दूसरे ही दिन पता चला ये तो पहले से प्रेग्नेंट थी। अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को गौर से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था मासूम आंखों वाली लड़की की सच्चाई ये थी। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। हॉस्पिटल की कॉरिडोर पर पहुंचकर अनिका ने पर्स से अपना काला चश्मा निकालकर पहन लिया। कामिनी, मनीषा और प्रीति उसके पीछे आए। मनीषा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा काम करती ही क्यों हो कि मुझ छुपाना पड़े? कामिनी अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वो बहुत खुश थी। बॉल रूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वो प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति,
तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली है मैंने। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दें तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामिनी की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामिनी की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामिनी से पूछा, बोलो कामिनी, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका के सनग्लासेस उतार कर बोली, तुम्हारी माँ मरने से पहले वो जो 2 टके की फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। अनिका चलकर हॉस्पिटल की खिड़की के पास गई। वो खिड़की के बाहर देखकर कुछ सोचने लगी। उसे सोचता देखकर मनीषा और कामिनी प्रीति को भड़काने लगी। देखा, आज तक कितने एहसान किए थे ज्योति बुआ ने इस पर। आज जब इसके पास मौका है एहसान चुकाने का तो किस सोच में डूबी है। प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई। वो अपने दोनों हाथों से अनिका का कंधा और बाजू हिलाने लगी। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी दे दो ना। प्रीति की बात जैसे अनिका के कानों पर पड़ ही नहीं रही थी। पीछे खड़ी मनीषा और कामिनी को पता था अब उन्होंने अनिका को चारों ओर से फंसा लिया था। प्रीति अनिका के आगे गिड़गिड़ाने लगी थी, दी प्लीज बचा लो मम्मी को। अनिका ने अपने कंधे पर रखा प्रीति का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से सरका दिया। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले अनिका वहां से निकल गई। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। अनिका के स्वीट की डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला। रूम सर्विस रिया का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लाया था। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। उसने रिया से कहा, एंजॉय योर मील मैम। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी। बॉय रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही रिया ने पिज्जा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया। उस दिन फोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी में आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े लिए। उसे पता था मम्मा ने सामने जाने से मना किया था, मगर उस दोस्त की बातें सुनकर रिया को लगा कि वो बहुत अकेला था। रिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। रिया ने अपने स्वीट का मेन डोर खोला। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। डोरबेल तक रिया का हाथ नहीं पहुंचता था। वो अपने पांव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा आर्यन ने खोला था। दरवाजा खुलते ही रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने मिरर रख दी हो। रिया और आर्यन को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया हो। कत्थई बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लाल गाल, बाहर निकले कान। रिया आर्यन को छूकर चेक करने लगी। पहले तो रिया ने आर्यन की नरम और नाजुक नाक दबाई, फिर उसने कानों को अपनी उंगलियों से मसला, फिर अपने दोनों हाथों में रिया ने आर्यन के दोनों हाथ लिए। रिया आर्यन की हथेलियां देखने लगी। रिया बेंगलुरु में एक बार वैक्स म्यूजियम गई थी। उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे आर्यन रिया का मोम से बनाया हुआ पुतला था। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। आर्यन ने काफी फिल्में देखी थीं जिसमें हीरो का कोई हमशक्ल होता है, मगर असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है ये उसकी समझ के परे था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। अचानक पीछे से सनी की आवाज आई, अब तुम सब देखना नेक्स्ट गेम में मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। मेरे पास एक ऐसी जादुई चाबी आई है जिससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लूंगा। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। 24th फ्लोर का स्टेयरकेस अक्सर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। रिया नहीं चाहती थी कि कोई उन दोनों को एक साथ देखे, क्योंकि सबसे पहले रिया खुद जानना चाहती थी कि आर्यन कौन है और ये कैसे हो सकता है कि उन दोनों की शक्ल एक जैसी हो। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर बैठ गए।
कम से कम 5 मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। होटल लॉबी में बज रहा म्यूजिक दोनों बच्चों के कानों पर पड़ रहा था, मगर दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? आर्यन को ये सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने उल्टा रिया से सवाल किया, क्लोन वो क्या होता है? रिया ने आर्यन के पांव पर चपत लगाते हुए कहा, अरे तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटीज जब कंप्यूटर में डालकर वैसा ही दूसरा ह्यूमन तैयार करते हैं तो वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। आर्यन के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो रिया की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। रिया और आर्यन भले ही एक दूसरे के हमशक्ल थे, लेकिन दोनों की पर्सनालिटी में बहुत फर्क था। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा तेज थी और आर्यन अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा कम तेज था। आर्यन ने अपनी नाक खुजाते हुए रिया से पूछा, तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? इस बात पर रिया खड़ी हो गई। स्टेयरकेस की रेलिंग पकड़कर पांव पटकते हुए कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने अपना फैसला आर्यन को सुना दिया, नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू से बट यू आर नॉट। सो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। उसने अपनी पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उसके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। जैसे ही डॉक्टर अग्रवाल ने फोन उठाया, अनिका ने उन्हें बताया, हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सामने से डॉक्टर अग्रवाल ने अपने फ्रेंडली अंदाज से कहा, ऑफ कोर्स माय डियर, प्लीज गो अहेड। अनिका ने बड़ी कॉन्फिडेंटली डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर, ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने आ रही हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल थोड़े हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बुआ के इलाज के लिए परेशान होकर अनिका ओवर कॉन्फिडेंस में ये बात कह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका को समझाया, देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक हैं। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने खुद कितनी बार चाहा है कि वो आकर हमारे हॉस्पिटल में कोई सर्जरी परफॉर्म करें, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले, मगर इतने सालों में मैं आज तक उन्हें यहाँ बुला नहीं पाया। डॉक्टर अग्रवाल आगे कुछ कहें उससे पहले अनिका ने उनकी बात काट दी। डॉक्टर प्लीज डोंट वरी, मैं उन्हें मेल कर दूंगी। आई एम श्योर वो मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता कल आपके हॉस्पिटल आ रही हैं। ज्योति बुआ का ऑपरेशन कल ही होगा। कुछ ही देर में आपको उनकी ओर से एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका के साथ ज्यादा आर्ग्यू न करते हुए कहा, ठीक है, फिर उनका मेल आते ही मैं सारी तैयारियां शुरू कर दूंगा, डोंट वरी। फोन काटते ही अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। होटल पैराडाइज। आर्यन और रिया टेरेस के वाटर टैंक के नीचे जाकर छुपे हुए थे। वहां से उन्हें कोई नहीं देख पाता। अभी टैंक के नीचे दोनों बैठे ही थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? इस सवाल पर रिया ने अपना हाथ अपने सर पर मारकर कहा, स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। हम ये किसी को बता देंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। आर्यन रिया की बात पर हैरान होकर बोला, हमारे पास क्या सुपर पावर है? रिया ने आर्यन को घुटनों पर बैठने का इशारा किया और उसे समझाने लगी, देखो, अगर हम किसी को ये ना बताएं कि हम 2 हैं, तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कोई जादूगर। एक कबर्ड में जाएगा तो दूसरा केज में से निकलेगा। एग्जाम मैं लिखूंगी, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।